गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं बेटा मृदा पीएच और विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं वो अपने एसिड के द्वारा अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार करते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जैसे हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, चाहे वो दंत क्षय है, पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव, उदर की अम्लीयता या अम्लीय वर्षा। इनसे थोड़ा आगे टॉपिक है मृदा का पीएच। देखिए, जब हम मृदा के पीएच का अध्ययन करते हैं तो मृदा का संबंध है हमारी फसल उत्पादन से, कि फसल के उत्पादन में पीएच का क्या महत्व है। तो देखिए, जब कोई भी किसान किसी खेत में फसल बोता है तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि उस मृदा का पीएच क्या है, क्योंकि मृदा के पीएच के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि जिस खेत में हम फसल बोने जा रहे हैं वो अम्लीय मिट्टी है या क्षारीय। उस अम्लीयता और क्षारीयता का ज्ञान करने के बाद हम उसमें उर्वरक का उपयोग करते हैं। यदि हमने मृदा का पीएच जांच नहीं करवाया तो हम क्या केवल अनुमान के आधार पर, केवल कल्पना के आधार पर हम क्या है खाद का उपयोग करते हैं, जैसे मैनुअल है या फर्टिलाइजर्स है, श्रीराम यूरिया फर्टिलाइजर्स, फास्फेट पाउडर, इनका यूज करते हैं। या फिर किसान क्या करता है, नकल करता है कि जो बगल वाले ने खेत में डाला है वही मैं डालूंगा। लेकिन आजकल देखिए, जो एजुकेटेड फार्मर है, जो एजुकेटेड, जैसे पंजाब हरियाणा के अंदर देखिए आप, खेती जो बड़े विशेष तरीके से होती है, वहां का किसान बड़ा पढ़ा लिखा है और अपनी फसल बोने से पहले वो पीएच वैल्यू को वेरीफाई कराता है कि वास्तव में मृदा का पीएच क्या है। उस पीएच वैल्यू को ज्ञात करने के बाद उसको फायदे भी हैं कि कितना उसमें फर्टिलाइजर काम आएगा और किस तरह का काम आएगा, तो उसी हिसाब से वो साइंटिफिक तरीके से खेती करता है। इसलिए मृदा का पीएच है, पीएच ऑफ सोइल है, उसकी जांच करना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम आसानी से मैनुअल या फर्टिलाइजर का उपयोग आसानी से उसमें कर सकें। जैसे कोई किसान फसल बो रहा है, ये मृदा पीएच है ना, तो मृदा का पीएच पहले तो जांच कराएं। मृदा का पीएच अब जांच कैसे होता है, वो तो एक लेबोरेटरी सिस्टम है कि एक प्रणाली के अंदर उस मृदा की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें पानी डालते हैं और पानी डालकर उसमें क्या पीएच इंडिकेटर होता है, पीएच सूचक होता है इंडिकेटर, उसको उसमें डालेंगे। डालने के बाद क्या है, एक बैच होता है ना, उस बैच में कलर होते हैं अलग अलग, उन कलरों से मैच करके हम देखते हैं कि मृदा का पीएच क्या है और उस पीएच लेवल के आधार पर उसका हम निर्धारण करेंगे कि इस मृदा में किस प्रकार का फर्टिलाइजर काम आया है। तो मृदा के अंदर बोएंगे हम क्या, फसल, और इस फसल का उत्पादन जो बढ़ाने के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम इसमें उपयोग करते हैं उर्वरक का, फर्टिलाइजर या खाद का। तो यदि हमें उसका पीएच पता है कि वो अम्ल है या क्षार है, यानी वो एसिड है या बेस है, तो एसिड और बेस के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि उसमें किस प्रकार का फर्टिलाइजर काम आएगा। यदि मृदा का पीएच 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। अब यदि मृदा अम्लीय है तो उसमें क्षारीय उर्वरक काम आएगा, और यदि वो क्षारीय है तो अम्लीय उर्वरक काम आएगा, ताकि मृदा उदासीन हो सके। यानी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम उर्वरक और खाद का उपयोग करते हैं, और इनका उपयोग हम किसके आधार पर करेंगे, पीएच के आधार पर। इसलिए किसान फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा की पीएच के आधार पर ही उसमें उर्वरक और खाद का उपयोग करे, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन हो सके। ठीक है, तो हम मृदा के पीएच में केवल इतना ही याद रखेंगे। एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी से संबंधित, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो देखिए, कुछ कीट हैं, कीटों की अम्लों से आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस टू एसिड ऑफ इंसेक्ट्स, सेल्फ डिफेंस
टू एसिड ऑफ इंसेक्ट। देखो विभिन्न प्रकार के कीट हैं जो अपने अम्लों के द्वारा, जो उनके डंक हैं, और उन डंक में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपनी आत्मरक्षा करते हैं। तो यहां हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे नंबर 1, यदि मैं उदाहरण लूं, जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो डंक है, यानी स्टिंग ऑफ हनी बी, स्टिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का डंक। अब हमने इसमें, मैंने आपको पहले बताया कि मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है HCOOH, और इसका दूसरा नाम है, IUPAC नाम है, मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल ये किसमें है? मधुमक्खी के डंक में। तो जब कोई मधुमक्खी अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी के डंक लगा देती है, जैसे कोई जीव है या मानव है, और मानव को क्या लगा दिया? डंक। तो इस डंक में अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। ये जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये कहां चला गया? त्वचा के अंदर। जैसे ये फॉर्मिक अम्ल डंक के द्वारा त्वचा में जाता है, तो उस मनुष्य को क्या होगी? जलन होगी, और दर्द भी होगा, और सूजन आ जाएगी। जो प्रभावित अंग है, उस प्रभावित अंग में जलन, दर्द और सूजन। कई बार क्या होता है, कई जीवों में एलर्जी का कारण भी बन जाता है। एलर्जी के कारण उसको ये बहुत ज्यादा दर्द, सूजन या जलन होने से कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ऐसा नहीं है केवल मधुमक्खी से कि केवल डंक से सूजन आई है। कई बार मधुमक्खी के जो डंक में जो फॉर्मिक एसिड है, इसकी एलर्जी से कई बार व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। लेकिन हमें इसमें यह जानना है कि मधुमक्खी का जो डंक है, उसमें मैथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है, जिसके द्वारा वो अपनी आत्मरक्षा करती है। अब इसका उपचार क्या करें? उपचार करने के लिए जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग, अब प्रभावित अंग जहां पर डंक लगाया है, तो वहां पर क्या, किसकी मात्रा है? फॉर्मिक अम्ल की। अब फॉर्मिक अम्ल को अप्रभावी करने के लिए उस अम्ल की क्रिया किससे करेंगे? क्षार से। तो प्रभावित अंग पर किसी क्षारीय पदार्थ का लेप किया जाना चाहिए। जैसे हम कहें लोहा, लोह घिस के लगा सकते हैं। हाँ, बांस की जो लकड़ी होती है वो लगा सकते हैं। कई प्रकार की धातु हैं, उन धातु का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बिक्स, जो बिक्स वेपोरब है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें गोबर, या कपड़े धोने का साबुन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, ये विभिन्न प्रकार के जो क्षारीय पदार्थ हैं, इनके द्वारा प्रभावित अंग पर लगाने से व्यक्ति को आराम मिल जाता है। इसी प्रकार दूसरा जीव है चींटी का डंक। देखो, चींटी लगभग अपने जीवन काल में सभी को काट लेती है। चींटी का डंक, तो देखिए चींटी का जो डंक है, अब रिपीट कर रहा हूं मैं इसी को, चींटी के डंक में भी यही एसिड है। कौन सा? फार्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और चींटी के भंजक आसवन से ही बनता है। ये जो फार्मिक एसिड है, चींटी के डंक से भी ये कहां जाएगा? सीधा त्वचा में जाएगा, और त्वचा में जाने के बाद वही जलन, वही दर्द, और वही हल्की सी सूजन भी आ जाती है कई बार। तो चींटी के डंक में भी क्या है? फार्मिक एसिड है। लेकिन इसकी ये तनु फॉर्म में होता है, तो इसकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिव, वो कम होता है, इसलिए इसमें भी जलन तो होती है, लेकिन मधुमक्खी के डंक के बराबरी प्रभावी नहीं होता। तो इसके उपचार में भी हम इन पदार्थ को लगा सकते हैं। या चींटी का जो डंक है वो क्या कि डाइल्यूट फॉर्म में होता है, इसलिए कुछ देर बाद ये आसानी से भी सही हो जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, एक तीसरा में, वो कीट तो नहीं है, एक पादप है, नेटल पादप। नेटल पादप जनरली हम जानते हैं कांच की फड़ी। गांव में जो ऐसे गौचरा यानी जो बीहड़ है, जंगल है, उस जंगल में कांच की फड़ी के रूप में जानते हैं कि ये नेटल का पादप है। इसकी जो पत्ती है, पत्ती पर कांटे पाए जाते हैं। ऐसी एक पत्ती है, और उस पत्ती पर ऐसे कांटे निकले होते हैं ऐसे, और ये कांटे जब किसी की त्वचा में चुभ जाते हैं,
तो ये कांटों के अंदर से क्या फॉर्मिक एसिड, वही फॉर्मिक अम्ल त्वचा में चला जाएगा और त्वचा में चलने के बाद जलन होती है या खुजली हो जाती है, व्यक्ति को कांच की फड़ी खुजली हो जाती है, तो उस खुजली के कारण भी उसको वही दर्द का अनुभव होता है। इसलिए इसके उपचार में भी हम क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे, या जहां पर नेटल पादप होता है वहां ढाक का पादप होता है, ढाक का पादप। तो ढाक के पादप की जो पत्ती है, पत्ती को रगड़कर प्रभावित अंग पर लगाने से आराम मिलता है, आराम मिलता है। तो देखिए, यदि किसी को ये नेटल पत्ती की जो ये कांटे हैं लग जाते हैं त्वचा में, तो उस स्थान पर हम ढाक की पत्ती है उसको रगड़ करके उसका जो रस है उसको हम इसमें लेप कर दें प्रभावित अंग पर, तो उसको व्यक्ति को आराम मिलता है और उसको जलन भी नहीं होती है। तो देखिए, हमने विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक पढ़े, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो इनमें से देखो बेटा, बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आसानी से उसका हम सरल स्वभाव से उत्तर दे सकते हैं। ज्यादा बड़ा आंसर भी नहीं लिखना होता, हमें केवल समझ के आधार पर होता है कि इस टॉपिक को समझकर जो पूछा गया है उतना ही हम उसका उत्तर दें। यदि हम कई बार आवश्यकता से अधिक यानी विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हम समझा तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम उसको एक निबंध बना दें जिस तरह पूछा जाता है, क्योंकि इस पाठ के अंदर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उससे संबंधित ही आंसर लिखना है और उसकी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर देना है, ठीक है। ओके, थैंक्स। बाकी अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा।